Welcome students. Today we will study chapter 1 from civics and chapter name is on equality. Equality मतलब होता है एक समान. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो ये जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट होता है वो एक कन्वर्सेशन बिटवीन कांता एंड सुजाता. और जो कांता एंड सुजाता है वो दोनों कौन है? डोमेस्टिक वर्कर हैं. तो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इसमें देखते हैं कि ये दोनों की दोनों कहाँ जाती हैं? वोटिंग बूथ में जाती हैं. तो वोटिंग बूथ में ये देखते हैं कि एक काफ़ी लंबी सी क्यू है और जिसमें हर टाइप के लोग खड़े हुए हैं. तो आप ये देखिए आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ऊपर एक आपको क्यू दी गई है जिसमें लोग खड़े हुए दिख रहे हैं. तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में जो है मंजीत कौर है जो एक टीचर है. देन तेजा सिंह है जो कौन है? एक ट्रेडर है. उसके बाद गिरीश रॉय एक स्टूडेंट है. फिर ये है हमारी कांता देवी. क्लियर? और उसके बाद सुजाता है. ये जो दोनों के दोनों क्या हैं? डोमेस्टिक वर्कर हैं. उसके बाद अब्दुल रहमान है. उसके बाद एक शबनम बानो है जो एक हाउसवाइफ है. उसके बाद ग्रेसी लैनिंग है जो एक कंसल्टेंट है. उसके बाद आइसिक लेनांग है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं. उसके बाद एक रुखसाना मिर्ज़ा है जो एक मीडिया पर्सन है. देन योगराज एंड देन लास्ट में अशोक जैन खड़े हैं. जो अशोक जैन क्या है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. और अशोक जैन ही क्या है? जो कांता है उसके मास्टर भी हैं जो जिनके इधर काम ये करती है. तो अब ये दोनों की बीच की इन दोनों की कन्वर्सेशन को हम लोग देखते हैं कि ये क्या बातें करती हैं. तो इसमें जो कांता है वो फर्स्ट बोलती है इज़ इट ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. अब ये हमारी जो है जो कॉन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है. तो ये इलेक्शन डे है जिसमें कांता और वो सुजाता लाइन में खड़े आपस में बातें कर रही है. तो कांता कहती है isn't it good सुजाता that we can all voters equal citizens of our country even जैन साहब is standing in the line with us. अब कांता कहती है कि कितना अच्छा है कि हम लोग सब लोग वोट दे सकते हैं. जो सारे भारत के नागरिक हैं जो एक हमारे देश के जो जितने भी नागरिक हैं वो इक्वली सब लोग वोट दे सकते हैं. इवन जो जैन साहब हैं, जैन साहब कौन है? जो उनके मास्टर जिनके यहाँ पर ये काम करती है वो भी इसी लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं. तो सुजाता उसको बोलती है यस, हाँ अच्छा लग रहा है. उसके बाद सुजाता कहती है गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ, कि कांता अंदर जाओ अब तुम्हारी बारी आ गई है. उसके बाद कांता अंदर जाती है. फिर कांता अंदर सोचती है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आर एरिया. तो कांता सोचती है कि मैं उसको वोट करूँगी जिसने उस कैंडिडेट को वोट करूँगी जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे इधर पाइपलाइंस वगैरह डालूँगा, यानी पानी प्रोवाइड करूँगा, वाटर फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करूँगा. मोस्टली हम लोग वोट ऐसे ही डालते हैं जो हमको जो हमारे एरिया में जो फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है. उसके बाद ये देखती है जो जैन साहब हैं वो जा रहे हैं. तो जैन साहब उसको कहते हैं वी विल सी यू लेटर कांता, कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ. तो कांता भी उसको कहती है यस नमस्ते साहब. नेक्स्ट में दोनों के दोनों सुजाता एंड जो कांता है वो दोनों घर आती हैं. फिर घर आते दोनों फिर आपस में बातें करती हैं. तो कांता कहती है गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. तो कांता कहती है पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी बेटी है उसको बुखार है हो रहा है तो मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना है. पर उससे पहले मुझे क्या करना है, जो साहिब है उसके घर में जाके काम करना है और उनसे कुछ एडवांस लेना है. तो अपने घर जाती है. घर में वो देखती है उसकी जो डॉटर है वो बेड पे होती है. तो उसको वो कुछ सूप वगैरह ऑफ़र करती है. वो उससे बोलती है हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई विल गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके. तो वो कहती है ये सब थोड़ा कुछ सूप है इसको तुम ले लो, इससे तुम बेटर फील करोगी. जब मैं वापस आ जाऊँगी इवनिंग में तो हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे. फिर उसके बाद कांता घर से बाहर निकलती है तो देखती है जो उसकी जो बस्ती है वो बहुत ही गंदी है. तो वो सोचती है इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, कि ये जो मेरी जो बेटी है बार बार जो बीमार पड़ती है इसका जो कारण है ये बस्ती जो है कभी भी साफ़ नहीं
होती है। अब ये जो कांता है वो जैन साहब के घर में पहुंचती है। वहाँ पर जो भी उनके हाउस होल्ड वर्क होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करती है और उसके बाद उनकी मैडम से एडवांस लेती है। तो उनकी जो मैम है वो एडवांस लेती है, कहती है हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। ये तो तुम्हारा कुछ एडवांस है बट इसको अपनी आदत मत बना लेना। तो कांता कहती नो मैडम, नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। उसके बाद अपनी इवनिंग में दैट इवनिंग वो अपनी जो डॉटर है उसको लेके हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर वो क्या है, फिर वहाँ पर एक लाइन में वो खड़ी है। अब जो लाइन में खड़ी है तो वो सोचती है कि जैन मैम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट दे नेवर हैड टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। जो जैन साहब और जो जैन मैम थी वो क्या है, वोट डालते वक्त तो लाइन में खड़ी थी बट जब भी उनके बच्चे बीमार होते होंगे क्या वो लाइन में खड़े होते होंगे? तो सोचती नहीं, वो लाइन में नहीं खड़े होते होंगे क्योंकि उनके पास तो काफ़ी पैसा है जिससे उनकी बच्चे का आराम से इलाज हो जाता होगा। तो वो यही सोचती कि इन दोनों में इतना अनइक्वालिटी क्यों है। तो यहाँ अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ मनी पर भी आ जाती है। तो चलिए इस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे आगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हम लोग को इक्वल राइट्स दिए हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जिसमें क्या था, जिसको जो बनाने में थे वो 284 मेंबर्स of the Constitution Assembly signed the handwritten documents on the January 24, 1950. 2 days after, on 26 January, the Indian celebrates its first Republic Day. तो इसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो थे उसको जिन्होंने 284 मेंबर्स ने उसमें साइन किया था और उसके बाद 2 दिनों के बाद 24 जनवरी 1950 में हमारे डॉक्यूमेंट साइन हो गए थे। उसके 2 दिनों बाद हमने जो इंडिया जो फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद जो हमारा संविधान था उसके आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द chief architect of our constitution. It is because of him that our constitution cover a wide range of civil liberties including the freedom of religion and the abolition of untouchability. अब जो अंबेडकर थे उन्होंने क्या था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एक काफ़ी बड़ा रेंज एरिया को ये कवर करते हैं। इट मीन्स इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, हमारे काफ़ी रूल्स लॉज वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो इन्होंने जो हमको क्या दी थी, हमको जो लिबर्टीज़ दी थी, हमको क्या स्वतंत्रता दी थी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। और अबॉलिश ख़त्म क्या किया था उन्होंने, छुआछूत था उसको अबॉलिश किया था, जिससे सब लोग इक्वली हमारे देश में माने जाए। नेक्स्ट हमारा The Indian Constitution recognize every person as equal, every individual in our country including male or female from all castes, religion, tribes, education and economics background are recognized as equal. अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो सभी लोगों को क्या देता है, इक्वल राइट देता है, सबको इक्वल हक देता है, इक्वल अधिकार देता है ना। जिसमें अगर हम लोग चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी ले लें, मेल फीमेल के बेसिस पे भी ले लें, तब भी हम लोग इक्वल मान के चलते हैं। कास्ट के बेस में दें, कास्ट मतलब हमारी कोई भी जाति है उसके हिसाब से। रिलीजन कोई भी धर्म के, आप चाहे सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बट वी ऑल आर इक्वल, हम लोग सब एक समान हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एक समान भाव से ही देखता है, सबके लिए एक जैसे ही लॉ बनाता है। ट्राइब्स होगी, जो जनजातियाँ हैं, चाहे एजुकेशन वाला है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड से मतलब है किसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, बट सब क्या है, रिकॉग्नाइज एज अ इक्वल, सबको इक्वल ही माना जाएगा। इन आवर कंट्री देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। हमारे देश में क्या है, कुछ लॉज बने हैं जो बचाते हैं किनको, उन लोगों को जिनके साथ भेदभाव होता है ना, और छुआछात वगैरह कुछ भी होता है, इल ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वो लॉ उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 15। जो आर्टिकल 15 है
उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इक्वालिटी के लिए कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं कि इक्वालिटी हम लोग किस बेसिस पे मानी जाती है। तो जो फर्स्ट है उसका हमारा है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। जो लॉ है हमारे देश का जो कानून है उसके आगे सारे जो भी पर्सन है, जो भी इंडिया का जो सिटीज़न है वो क्या है, बराबर है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर। कोई भी जो पर्सन है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसके साथ क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके कौन सी बेसिस पे कि वो अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है तो हम उसके साथ भेदभाव करेंगे, ये नहीं कर सकते। कौन से रेस होता है कि कौन से वंश से आता है वो नहीं देख सकते। कौन सी जाति का है, कौन सी कास्ट का है, मेल है फीमेल है, उसकी बेसिस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक राइट देता है। एवरी पर्सन है, नंबर 3 पे है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडेड प्लेग्राउंड, शॉप, मार्केट, होटल्स। ऑल द पर्सन कैन यूज़ पब्लिक वेल्स, रोड्स एंड बेथिंग घाट्स। अब जितने भी हैं जो भी हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो भी पर्सन हैं वो कोई भी पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस मतलब जहाँ पर लोग आ जा सकते हैं आराम से, चाहे आप अपना स्कूल्स देख लीजिए, अपने ये प्लेग्राउंड्स हो गया, हमारा शॉप हो गया, मार्केट हो गया, होटल्स हो गया, मॉल्स हो गया, इन जगह सब लोग सारे जो पर्सनस हैं उनको इक्वल राइट्स है कि वो इस जगह पे जा सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ मुस्लिम बंदा नहीं जा सकता या यहाँ पर क्रिश्चियन आदमी नहीं जा सकता। रोड्स वगैरह सबके पब्लिक के लिए हैं, वेल है, कुएँ वगैरह हैं हमारे, है ना। और जहाँ लोग नहाते हैं वाले घाट हैं, रिवर्स वगैरह के जो आसपास जितने भी घाट्स हैं उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ सिर्फ हिंदू लोग नहा सकते हैं या मुस्लिम लोग नहा सकते हैं, यहाँ पर सिख लोग नहा सकते हैं। तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है मतलब वो सबके लिए इक्वल है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इज़ अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड। और जो छुआछूत है उसको बिल्कुल उसका बहिष्कार किया जाता, वो बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। क्लियर? चलिए, in order to implement the equality that is guaranteed in constitution, the government has taken 2 important steps. अब जो हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट, अब बोलने से तो नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने पड़े जिससे लोगों में एक समानता का जो भाव है वो उत्पन्न होता रहे। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, सबसे पहले लॉज बनाए। फॉर्मिंग लॉज दैट द प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जिसमें सारे लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट मिले, सबके लिए ऐसा अलग अलग लॉ नहीं किया कि अगर सपोज अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट है, जो रेड लाइट है ओनली फॉर रिच पीपल है, वो उसको मतलब रेड लाइट में नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रुकना है तो सबको ही रुकना है। तो इस टाइप के कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसमें सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है। फिर स्कीम्स चलाई, सेकेंड है जो स्कीम्स चलाई हैं गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस प्रोग्राम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। These schemes are ensure greater opportunity for the people who have been treated unequally for several centuries. अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम्स भी बनाए हैं। और जैसे हमारे इसमें क्या होता था पहले, जो कुछ जातियाँ थी उनको काफ़ी नीचे, उनके काम के हिसाब से नीचा माना जाता था, तो उनके लिए क्या क्या उन्होंने काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उनको एजुकेशन वगैरह मुफ्त प्रोवाइड की हैं। जॉब्स में भी कुछ उनका रिजर्वेशन कोटा दिया हुआ है जिससे वो जो नीचे की जो कास्ट वगैरह है ना, वो ऊपर आए और उनको इक्वली उनके जो अधिकार हैं वो सारे उनको पता भी चलें और उन राइट्स का वो यूज़ कर सकें। मिड डे मील स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने। मिड डे मील स्कीम जो था, इसका मेन लॉन्च करने का कारण ये था कि जो मिड डे मील स्कीम्स में क्या होता है, सारे बच्चे चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, सबको सब मिलके एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक जैसा ही खाना सबको प्रोवाइड किया जाता है। तो जिससे सब में आपस में क्या होता है, बचपन में से ही बच्चों में एकता की जो फीलिंग है, अपनी यूनिटी की और इक्वली की, कि हम सब बराबर हैं, वो फीलिंग आती है। क्लियर? मिड डे मील स्कीम refers to the program introducing all the government elementary school to provide children with cooked lunch। ये हमें पता है मिड डे मील में क्या होता है, कुक लंच इनको बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मिड डे मील इन अ स्कूल। जो तमिलनाडु था उसने वो फर्स्ट स्टेट था जिसने मिड डे मील स्टार्ट किया था। अच्छा, अब इन्होंने देखिए, मिड डे मील हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स।
दे आर, जो मिड डे मील था उसके काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए। और वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें से हमको क्या क्या इस मिड डे मील से फ़ायदा हुआ। वो फर्स्ट फ़ायदा आपका जो है, मोर पुअर चिल्ड्रन बिगेन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब मिड डे मील स्टार्ट करने से क्या हुआ, जितने भी गरीब बच्चे थे उन्होंने क्या क्या स्कूल में अपना इनरोलमेंट किया, स्कूल में अपना नाम दर्ज करवाया और स्कूल को रेगुलर अटेंड करने आना स्टार्ट कर दिया। दिस प्रोग्राम हेल्प्ड रिड्यूस्ड कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज द बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। वही जो पहला बात मैंने आपको बताई थी, इसमें रिच एंड पुअर जो बच्चे मिलके आपस में खाना खाते हैं, जिससे जो अपर एंड लोअर कास्ट था उसका भी दोनों में जो डिफरेंस था वो गैप ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। दिस प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर फैमिली हु आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिशन टू देयर चिल्ड्रन। और इस मिड डे मील से क्या है, जो गरीब बच्चे हैं जिनको न्यूट्रिएंट वाला फूड है, न्यूट्रिशन वाला फूड है, वो नहीं प्रोवाइड होता था, तो वो भी इनसे मिलने लगा। तो इससे काफ़ी बेनिफिट गवर्नमेंट को हुआ। चलिए आज ही आपका चैप्टर जो है हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें एक ही रह गया आपका टॉपिक, एक ये है, इसको भी फिनिश कर देते हैं। आपका था डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995।